नमस्कार। क्या भारत में दहेज कानून पक्षपात करता है? क्या आईपीसी का सेक्शन 498A पीड़ित महिलाओं को इंसाफ दिलाने के लिए कम काम और पुरुषों के टॉर्चर का बड़ा जरिया बन गया है? ये सवाल उठे हैं जोधपुर के एक शख्स दिनेश कुमार की मौत पर। पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहे इस शख्स का सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उसने सरकार और समाज से पुरुषों के पक्ष में भी कानून बनाने की मांग की है। सवाल है कि क्या दहेज विरोधी कानून वाकई ऐसा है कि उसके खौफ से कोई दिनेश कुमार सुसाइड करने के लिए मजबूर हो जाए? यहां आंकड़ों के जरिए एक बात समझने की जरूरत है कि साल 2012 में दहेज विरोधी कानून के तहत 9000 से ऊपर 9038 मामलों में से सिर्फ 16% केसेस ऐसे हैं जिसमें सजा हुई। साल 2013 में भी कन्विक्शन रेट 14% के करीब रहा। साल 2014 में सजा की दर केवल 10% रही। अब दहेज विरोधी कानून के तहत दर्ज मामलों में इतने कम कन्विक्शन रेट के मायने क्या है? क्या यह माना जा सकता है कि ज्यादातर मामले झूठे थे, इसलिए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का लिटमस टेस्ट पास नहीं कर पाए? सुप्रीम कोर्ट भी 498A के दुरुपयोग पर चिंता जता चुका है और 2005 में तो लीगल टेररिज्म की आशंका तक जताई थी। उसकी बीवी, उसका साला और उसकी सास, ये तीनों उसके सबसे बड़े कसूरवार है। ये दूसरा कोई कसूर नहीं है, दूसरा कोई वजह ही नहीं है। उन्होंने पैसों की डिमांड कर दी। वो डाइवोर्स भी चाहिए और मेरे को 15 लाख रुपए कैश और महीने का जो भी खर्चा है वो मेरे को अलग से चाहिए। तो मेरे भाई ने सोचा मेरे दोनों छोटे भाई वो पैसा कहाँ से लेके आएंगे, तो डिप्रेशन में आकर उसने सोचा मैं सुसाइड ही कर लेता हूँ। वो सुसाइड उसने, मैं घर पहुंचा तब रूम का गेट बंद था और उसने पंखे पे हुक पे रस्सी डाल के फैन के नीचे वो लटक गया था। सुसाइड नोट में उसने सबसे ज़्यादा तो ये बताया है कि महिलाओं को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है और जो पुरुष है उसको कम तवज्जो दी जाती है। लॉ और कानून है जो महिलाओं को ज़्यादा तवज्जो देने के कारण मतलब वो थोड़ा सा परेशान था। उसकी वाइफ पे और उसके रिलेटिव्स पे 306 का मुकदमा बन सकता है, मगर इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ये प्रोविज़न बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है। और वो प्रोविज़न के मिसयूज़ होने का बेसिक कारण ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट की अरनेश कुमार की डायरेक्शंस है वो पुलिस फॉलो नहीं करती है। जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से पुरुष और महिला बराबर हैं तो सिर्फ महिलाओं को ही मुकदमा करने के लिए प्रिविलेज क्यों? ताल ठोक के पहला सवाल, क्या दहेज कानून के नाम पर पुरुषों का टॉर्चर होता है? दूसरा सवाल है कि क्या दहेज के मामलों में पुरुष और महिलाओं के लिए इंसाफ का पलड़ा बराबर नहीं है? तीसरा सवाल, दहेज कानून का मतलब अंधा कानून है? चौथा सवाल, अगर पत्नी क्रूर हो तो क्या करे पति? ताल ठोक के पांचवा सवाल है, पत्नी सताए तो कौन बचाए? तो इसी के लिए बहस की आज जरूरत पड़ी। बहस करने के लिए खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। मोनिका अरोड़ा, वकील जो कि दहेज कानून के विरोध में हैं, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करती हैं, जाना माना चेहरा हमारे साथ मौजूद हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। रेखा अग्रवाल हमारे साथ उनकी वकील हैं, दहेज कानून के पक्ष में हैं, दिल्ली हाईकोर्ट में वकालत करती हैं। स्टूडियो में इस वक्त अरमा मुकीम आ चुकी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और दहेज कानून के पक्ष में हैं। फिल्म सेंसर बोर्ड की पूर्व सदस्य, हिंदी प्रचार समिति और हिंदी सलाहकार समिति की सदस्य भी रह चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है। बरखा त्रेहान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, दहेज कानून के ये विरोध में हैं और महिला अधिकारों के लिए काम करती हैं। और एक पीड़ित भी हमारे साथ ऐसे ही मौजूद है। आपने कहा महिला अधिकारों के लिए, आप पुरुष अधिकारों के लिए काम करती हैं जो कि इसके अगेंस्ट में है। अरुणा जी, मैं आपसे शुरुआत ये करना चाहता हूं, ये एक केस स्टडी हमारे सामने आई जो कि एक बहुत बड़ी, एक बार फिर से इस बहस को अंजाम देता है। 498A, महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया कानून
पुरुषों के लिए क्रूर या पुरुषों के लिए वो असुरक्षित क्यों हो जाता है? उसमें बदलाव की जरूरत अब क्यों नहीं है? देखिए, कानून में कोई गलती नहीं है। कानून जैसे हम बंदूक में भी कोई गलती नहीं है। बंदूक चलाने वाले जो दिमाग है वो कैसे काम करता है ये उस पर निर्भर करता है। तो कानून में भी कहीं कोई गलती नहीं है, लेकिन कानून मिसयूज करने वाले लोग बहुत हैं। अगर वो मिसयूज होता है तो वो गलत है, अगर यूज़ होता है तो औरतों के लिए ये सबसे अच्छा कानून बनाया गया अब तक। मैं इसकी बिल्कुल हिमायत में हूँ और मैं चाहती हूँ ये कानून रहे ऐसा, इसलिए कि अगर आप इतिहास को देखें, इतिहास गवाह है, चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि हमेशा से औरतें ही सताई गई हैं। उनके पास अगर ऐसा भी एक भी कानून ऐसा ना हो तो वो हमेशा दबाई कुचली ही जाती रहेंगी। तो मेरा मानना है कि ये वाला कानून बिल्कुल ठीक है। बरखा जी क्या कहना चाहती हैं? अगर ऐसा होता जो इनका तर्क है तो फिर कन्विक्शन रेट लगातार हम ये देखा कि गिरता चला जाता। 9-9, 10-10 हजार मामले दर्ज हो रहे हैं और जो कन्विक्शन हो रहा है वो 8-8%, 10%, 11% हो रहा है सिर्फ। 90,000 पुरुष क्यों आत्महत्याएं कर रहे हैं? अगर इसका मिसयूज नहीं हो रहा होता है तो ये 90,000 पुरुष क्यों उनके साथ इतनी प्रताड़ना की जाती है, इतना दुर्व्यवहार किया जाता है कि उनको सुसाइड करने पे वो मजबूर हो जाते हैं। ये लड़के का नाम दिनेश जो है, इसको ही जो इस टाइम पे ये इंडिया के फ्यूचर के लिए मेक इन इंडिया, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जैसे मोदी जी के जो प्रोजेक्ट्स हैं या जितने भी हमारे देश के नेता हैं वो चाहते हैं कि हमारा देश तरक्की करे, तो ऐसे लड़के जो देश की तरक्की में काम कर सकते थे, जो इनका जो बिल्कुल चरम सीमा पे होता है, इनका टाइम होता है काम करने का 30-40 साल के बच्चों का, उस टाइम ये कोर्ट कचहरियों में जाकर के अपने केसों को लड़ते हैं और थक हार के टूट के सुसाइड कर लेते हैं। और एक सुसाइड करने से कितनी पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है, माता पिता। मैं तो इतना दुखी हूँ उस परिवार के लिए, उनकी माता का, पिता का, उनके भाई बहन सब लोग कितने ज़्यादा परेशान होंगे एक बच्चे के सुसाइड करने। लेकिन आप ये क्यों नहीं देते? देश का ये दुर्भाग्य है कि ये बच्चे सुसाइड कर रहे हैं जो कि हमारे लिए समाज के लिए सेवा कर सकते थे, समाज के लिए काम कर सकते थे, उनको सुसाइड करना क्यों पड़ रहा है? ऐसे क्यों कानून है हमारे देश में? 498 एक ऐसा कानून है जो फैमिलीज को तबाह कर रहा है। इसको बिल्कुल स्क्रैप कर देना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये कहते हैं कि लॉ मिसयूज होता है तो कोई और ऐसा लॉ है जिसमें फैमिली तबाह हो रही हो? वी आर लूजिंग आवर फैमिली कल्चर। हम अपना फैमिली कल्चर खो रहे हैं। हम किसी टाइम पे अपनी फैमिलीज के लिए आज भी जाने माने जाते हैं, पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में हम अपने फैमिली कल्चर के लिए जाने जाते हैं और हम अपना फैमिली कल्चर इसकी वजह से खत्म हो रहा है हमारा। ऐसे कानून का क्या करना है? 498 को बिल्कुल खारिज कर देना चाहिए मेरे मानने में। लेकिन मोनिका अरोड़ा जी, इस पर ठीक है, अदालत पर कोई सवाल नहीं, अब अदालत में वक्त लगता है, बहस की एक जरूरत है, लेकिन कानून पर तो बहस हो सकती है ना। अब जैसे इन्होंने कहा बरखा जी ने कि ये एक फैमिली इशू ज्यादा है, फैमिली टूट जाती है, क्यों ना इसे एक दूसरे नजरिए से, एक मानवीय नजरिए से भी देखा जाए कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ये ज्यादा है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम ज्यादा है। कानून जेल से बाहर इस इशू को भी डील करने की, लाने की जरूरत है। सचिन जी, मैं कहना चाहूंगी कि जब सेक्शन 498A लाया गया था इंडियन पिनल कोड में, वो इसलिए लाया गया था कि महिलाओं को दहेज उत्पीड़न से बचाया जाए, हस्बैंड और उनके रिलेटिव्स की क्रुएल्टी से बचाया जाए। पर उसके बाद से या इसका अंडर यूज है या इसका मिस यूज है, ये प्रॉपरली यूज नहीं है। अंडर यूज कैसे है? जो जेन्युइन कंप्लेंट्स हैं उन महिलाओं को न्याय नहीं मिल पाता है। और मिसयूज इतना जबरदस्त है इसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने सुशील कुमार शर्मा की जजमेंट में 2005 में कहा सेक्शन 498A इज अ वेपन ऑफ लीगल टेररिज्म। मैं उदाहरण देना चाहूंगी, हमारे पास 4 साल पहले एक केस आया, वो फादर इन लॉ फॉरेन एम्बेसी में काम करते थे, उनका बेटा और बहू दोनों डॉक्टर्स थे, आपस में बनी नहीं, लड़की कहीं और प्यार करती थी, बनी नहीं, लड़की ने कहा मैं अलग हो जाऊंगी, मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए, नहीं दिया गया तो ये त्रिशूल चला 498A का, डोमेस्टिक वायलेंस का, मेंटेनेंस का, हस्बैंड के खिलाफ, इन लॉज के खिलाफ। साथ में ये जो फादर इन लॉ थे इनके खिलाफ रेप की कंप्लेंट फाइल की कि ही हैज बीन रिपीटेडली रेपिंग हर। हस्बैंड को जेल हुई, जेल से छूटा, मीडिएशन के लिए दोनों पार्टीज हमारे दफ्तर में बैठे और यहां पर बहू ने फादर लॉ के पांव छुए।
तो मैंने उससे कहा कि अगर फादर इन लॉ इतने बुरे हैं तो पाँव क्यों छू रही हो? तो बहू ने जो कहा, मैं शॉक्ड हो गई। बहू ने कहा कि ये तो कोर्ट कचहरी की बातें हैं जी, इन्होंने मुझे बेटी की तरह रखा है, ससुराल में सबसे ज्यादा प्यार दिया है। लेकिन आज उस फादर इन लॉ की क्या हाल है, फॉरेन एम्बेसी से निकाल दिया गया है, समाज में बाहर निकल नहीं सकते, कलंक लग गया है रेपिस्ट का, बलात्कारी का, और मेडिकल दवाइयों पर जिंदा है, डिप्रेशन के शिकार हैं। एक बार जब कलंक लग जाता है कि आप दहेज के लोभी हैं, मीडिया कवरेज हो जाती है, उसके बाद आप एक्विट भी हो जाएं, बेकसूर साबित भी हो जाएं, लेकिन ये कलंक आपको जीवन भर आपके चेहरे से धुलता नहीं है, पूरा परिवार तबाह हो जाता है। जाहिर सी बात